Hello, I am Seema and welcome to the Hindi version of part 32 of the chapter Organic Chemistry Some Basic Principles and Techniques. पिछले वीडियो में हमने शुरू किया था समझाना मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और मैंने आपको बताया था कि 5 मेथड्स होते हैं प्यूरिफिकेशन के। वो हैं सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन और क्रोमैटोग्राफी। तो सब्लिमेशन और क्रिस्टलाइजेशन हमने पिछले वीडियो में किया था पार्ट 31 में। इस वीडियो में मैं आपको डिस्टिलेशन शुरू करवाऊंगी। डिस्टिलेशन जो है वो आगे 4 टाइप्स का होता है: सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर और स्टीम डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर और स्टीम डिस्टिलेशन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में समझाने वाली हूं। देखो, जब भी हमें कोई कंपोनेंट्स सेपरेट करने हैं, मैंने आपको ये पिछले पार्ट में भी बताया था, हमें कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए होती है जो उन कंपोनेंट्स में अलग अलग है और उस प्रॉपर्टी, उस डिफरेंस को यूज करके हम उनको अलग अलग सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे अगर 2 लोग हैं जिनमें आपको लड़ाई करवानी है, तो वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो अगर आप चाहते हो कि उनके बीच में उन्हें अलग अलग कर दिया जाए, तो आपको कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जिसके बारे में दोनों अलग अलग सोचते हैं और फिर उसको यूज करके, उस प्रॉपर्टी को यूज करके आप उनके बीच में आप उनको सेपरेट कर सकते हो। करना मत, ये अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो। तो हम यही काम केमिकल्स के साथ करते हैं कि जब हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें ऐसे कंपोनेंट्स हैं अलग अलग और हम उन्हें सेपरेट करना चाहते हैं, उसे प्यूरिफाई करने के लिए, तो हमें वो एक प्रॉपर्टी ढूंढनी पड़ती है जो उनमें अलग है और उस प्रॉपर्टी को हम वेपन बनाते हैं और उसको यूज करते हैं उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में। डिस्टिलेशन एक ऐसी टेक्निक है जो हम यूज करते हैं। आपने जूनियर क्लासेस में भी डिस्टिलेशन पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें कौन सी प्रॉपर्टी को हम यूज कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है जो वॉलेटाइल है, मतलब जो वेपराइज हो जाता है, और एक और सब्सटेंस है जो वॉलेटाइल नहीं है, तो ऐसे केस में हम डिस्टिलेशन प्रोसेस को हम यूज करते हैं। या आपके पास मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, आप इसी को यूज करते हो एज अ वेपन और आप उसके बेसिस पे आप उसे सेपरेट कर लेते हो। अब हम ये कैसे करते हैं, इसको समझें। तो फर्स्ट टाइप ऑफ डिस्टिलेशन इज नोन एज सिंपल डिस्टिलेशन। उसको हम सिंपल डिस्टिलेशन की सबसे बेसिक डिस्टिलेशन है। इसे हम कब यूज करते हैं? इसे यूज करते हैं वॉलेटाइल लिक्विड को नॉन वॉलेटाइल लिक्विड सब्सटेंस से वो करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सॉल्ट है जिसको आप पानी में डिसॉल्व कर देते हो, तो पानी में सॉल्ट डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन अब आप उन्हें सेपरेट करना चाहते हो। अब आप उसको फिल्टर तो कर नहीं सकते क्योंकि सॉल्ट तो डिसॉल्व हो चुकी, तो अब आप उसे अलग कैसे करोगे? आप उस मिक्सचर को एक फ्लास्क में लोगे और आप उसको बॉईल करना शुरू कर दोगे। आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि वाटर बॉईल हो जाता है, लेकिन सॉल्ट तो एक सॉलिड है जो डिसॉल्व हो पाए, तो वो तो अलग होगा, वो तो वेपराइज होगा नहीं। तो सिर्फ वाटर वेपर्स जो है वो राइज करते हैं इस फ्लास्क के स्टेम में, नेक में, और जब ये ऊपर जाते हैं तो इसको ऊपर से हमने सील किया हुआ है और थर्मामीटर लगा रखा है, ताकि थर्मामीटर से हमें पता चले कि किस टेम्परेचर पे ये हो रहा है प्रोसेस। और फिर हम उसको, वो जो वेपर्स राइज होते हैं उसको हम क्योंकि ये ऊपर से सील्ड है और वो गैस है, तो यहाँ पे एक ट्यूब लगी होती है, एक ओपनिंग, जिसे डिलीवरी ट्यूब कहते हैं। तो वो वेपर्स अपने आप डिलीवरी ट्यूब के अंदर चले जाते हैं। डिलीवरी ट्यूब के बाहर एक और ट्यूब होती है और ये जो ट्यूब उसके आसपास होती है उसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं। एक नीचे वाली ओपनिंग से हम ठंडा पानी डालते हैं और ऊपर वाली ओपनिंग से वो निकल जाती है। ये ऐसे है कि जैसे बीच में से डिलीवरी ट्यूब निकल रही है, उसके ऊपर एक जैकेट है दूसरी ट्यूब का। तो जो दूसरी ट्यूब और बीच के कांच के अंदर क्या घूम रहा है? ठंडा पानी। तो जब ये वेपर्स यहाँ आते हैं तो वो ठंडे पानी के कांटेक्ट में आके वो कंडेंस हो जाते हैं। जब वो कंडेंस हो जाते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स जो यहाँ पे आप एक फ्लास्क में, कोनिकल फ्लास्क में कलेक्ट कर लेते हो, तो इसमें तो आपको वाटर मिल जाता है और यहाँ पर जो है वो सॉल्ट रह जाता है। इस प्रोसेस को, जिसमें हम लिक्विड को वेपराइज करते हैं, फिर उसे कंडेंस करते हैं और उसे कलेक्ट कर लेते हैं, इसको डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो ये प्रोसेस जो है आप यूज करते हो कब? जब आपने किसी वॉलेटाइल लिक्विड को नॉन वॉलेटाइल लिक्विड से या नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस से सेपरेट करना है। जब
दो लिक्विड्स हैं और दोनों वॉलेटाइल हैं, दोनों वेपराइज हो जाते हैं, दोनों वेपर्स में टर्न करते हैं, तो आप इस प्रोसेस को यूज कर सकते हो जब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में काफी डिफरेंस हो, जो बहुत नजदीक नजदीक ना हो, उनमें काफी डिफरेंस हो, 20 डिग्री का 30 डिग्री का डिफरेंस हो, तब आप उसको इस मेथड को यूज कर सकते हो। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, टोलुइन और बेंजीन के मिक्सचर को लेते हैं, 50% मिक्सचर। मतलब आप मानो कि हाफ अ मोल ऑफ बेंजीन एंड हाफ अ मोल ऑफ टोलुइन, या 1 मोल ऑफ बेंजीन 1 मोल ऑफ टोलुइन, व्हाटएवर, इक्वल प्रोपोर्शन 50%। अब बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और टोलुइन का बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब अगर हम इस मिक्सचर को हीट करेंगे तो कौन पहले बॉयल होगा? बेंजीन पहले बॉयल होगा, क्योंकि बेंजीन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है। तो हम इस मिक्सचर को इस फ्लास्क में लेते हैं और इसको हीट अप करना शुरू करते हैं। थर्मामीटर पे हम क्या करते हैं कि 85 डिग्रीज पे हम इसको टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, हम इसे 100 तक या 110 तक नहीं जाने देते। अराउंड 85 डिग्रीज पे क्या होता है कि बेंजीन जो है वो मेनली बेंजीन के वेपर्स ऊपर उठने लग जाते हैं। उनको आप कंडेंसर के थ्रू निकालोगे और डिलीवरी ट्यूब के थ्रू, कंडेंसर में ठंडा पानी चल रहा है, वो कंडेंस हो जाएगा, उसको कलेक्ट कर लोगे, ठीक है। लेकिन याद रखो कि अगर आपके पास 1 मोल मॉलिक्यूल्स भी हैं तो भी 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल, सब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी सेम नहीं होती। तो चाहे आप जब इन्हें गर्म कर रहे हो और आप टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन कर रहे हो, तब भी टोलुइन के कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो इतनी एनर्जी गेन कर सकते हैं कि वो भी उसके भी वेपर्स बनके बेंजीन के साथ निकलने लग जाते हैं। तो जब आप यहाँ पे कलेक्ट करते हो तो आपको प्योर 100% बेंजीन नहीं मिलती। यहाँ पे तो 50-50 थी कि 50% बेंजीन थी, 50% टोलुइन थी। यहाँ पे आपको 80% बेंजीन मिलेगी और 20% टोलुइन होगी इसके बीच में। मतलब आपने थोड़ा सा तो प्यूरिफाई किया, लेकिन एब्सोल्युटली सेपरेशन नहीं हुआ। तो अब इसके लिए अब हमें क्या करना चाहिए? हमें ये प्रोसेस रिपीट कर देना चाहिए, क्योंकि हम इसी डिफरेंस को दोबारा से यूज करना चाहेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसके नीचे एक फ्लेम लगा दें, इस फ्लास्क के नीचे भी एक फ्लेम लगा दें और बिल्कुल सेम एपरेटस बना दें जो हमने यहाँ किया, कि अगर ये जो आया कंडेंसर से लिक्विड, उसको हम यहाँ पर एक और फ्लास्क में ले लेते और फिर हम उसको हीट अप करते, तो फिर से जो है वेपर्स बनते। फिर से आपको यहाँ पे थर्ड फ्लास्क में बेंजीन और टोलुइन मिलते। यहाँ पे तो आपको 80% मोलर सोल्यूशन मिला था, 80 मोल परसेंट बेंजीन था और 20 मोल परसेंट जो था वो टोलुइन था। जब आप सेकेंड टाइम इस प्रोसेस को करोगे तो आपको 97% प्योर बेंजीन मिलेगी, अभी भी 3% टोलुइन इसमें होगी। तो अब आप क्या करो, अब आप एक और बार इसको भी वही फ्लास्क बना दो और तीसरे स्टेप में फिर तीसरी बार दोबारा से उसको हीट करो। पहले इसे गर्म करो, फिर इसे वेपराइज करो, फिर इसे कंडेंस करो, फिर इसे कलेक्ट करो, फिर इसे गर्म करो, फिर इसे वेपराइज करो, फिर इसे कंडेंस करो, फिर कलेक्ट करो, फिर वेपराइज करो, फिर से उसको कंडेंस करो। और अब जब फोर्थ स्टेप में आपको जाकर 100% प्योर बेंजीन मिलेगी। अब हमने क्या किया, सेम प्रोसेस तो यूज किया, लेकिन हमारा प्रोसेस बहुत लंबा हो गया। एक तो हमें बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, दूसरा कि हम कितना फ्यूल वेस्ट कर रहे हैं। हमने उसी चीज को गर्म किया, ठंडा किया, गर्म किया, ठंडा किया, गर्म किया, ठंडा किया, 4 बार हमने उस चीज को, वी आर वेस्टिंग सो मच ऑफ फ्यूल। तो क्या कोई एक ऐसा तरीका है जिससे हम इसको आसान कर सकते हैं? मतलब ये जो प्रोसेस बार बार ऐसे करें कि एक ही बार हीट करना पड़े लेकिन बार बार हीट ना करना पड़े, लेकिन फिर भी अपने आप ये चीज होती रहे। वो होती है, वो कब होती है? जब हम एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देते हैं। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या होता है? एक ऐसा एपरेटस होता है जिसमें जैसे एक फिलिंग है, इसमें इसे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बोलते हैं। तो इसी फ्लास्क में हमने ऊपर एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा दिया जिसमें एक फिलिंग डाल देते हैं स्टेम में। अब ये फिलिंग आप इमेजिन करो जैसे कांच के मार्बल्स हो या कोई अगार अगार हो, मतलब इट कैन बी कोई ऐसा सब्सटेंस जो उसको एक सरफेस देगा। तो क्या होगा, अब जब लिक्विड्स राइज करेंगे, मान लो बेंजीन और टोलुइन है, तो बेंजीन तो 85 डिग्रीज पे आपने इसको हीट किया, तो बेंजीन मेनली 80% थी, तो यहां पर बेंजीन 80% थी और टोलुइन जो है वो 20% थी। जब थोड़ा ऊपर वेपर्स जाएंगे तो वो अब सीधे नहीं जा रहे हैं, वो इन
पीसेस के ऊपर से निकलते हुए जा रहे हैं, और ये जो पीसेस है इनको तो आप गर्म नहीं कर रहे हो, तो ये ठंडे हैं, तो ये कुछ हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब ये हीट एब्जॉर्ब करेंगे बेंजीन की भी और टोलुइन की भी, और टोलुइन जो है उसका टेम्परेचर, उसका बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस है, तो टोलुइन जो है वो पहले ही कंडेंस हो जाएगा। टोलुइन कंडेंस होगा तो वो नीचे गिर जाएगा, कंडेंस होकर ये वापस फ्लास्क में आ जाएगा, और बेंजीन के वेपर जो हैं वो ऊपर जाएंगे। अब मान लो कि यहां पर 80% था, तो यहां पर पहुंचते पहुंचते जो बेंजीन है वो 90% हो गई, ठीक है। और फिर उसको और ऊपर गया, तो और इन पीसेस के ऊपर से फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के सरफेस के साथ कांटेक्ट में आते आते फिर से और टोलुइन ठंडी होगी। लेकिन जैसे जैसे वो टोलुइन ठंडी होकर नीचे गिर रही है, तो वो ऊपर आती हुई बेंजीन के मॉलिक्यूल्स और टोलुइन के मॉलिक्यूल से हीट गेन भी तो कर सकती है। अगर वो इनसे ठंडे होकर नीचे जा रही है, तो नीचे आने वाली हीटेड मॉलिक्यूल से वो हीट दोबारा ऑब्जॉर्ब करके वापस ऊपर भी जा सकती है। लेकिन उस केस में कौन ऊपर पहले जाएगा? बेंजीन, क्योंकि बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट लोअर है। मान लो कि थोड़ी सी बेंजीन वापस लिक्विड बनके गिरने भी लग गई, तो ऊपर आते हुए टोलुइन के मॉलिक्यूल से या बेंजीन के मॉलिक्यूल से वो थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब कर लेगी, वापस वेपराइज हो जाएगी और वापस ऊपर जाएगी। लेकिन टोलुइन को ये लग्जरी नहीं मिलेगी, टोलुइन गिरती ही जाएगी, टोलुइन नीचे आती जाएगी, और जब तक यहां तक पहुंचेगा तब तक आपको 100% प्योर बेंजीन मिल जाएगी। मतलब आपने वही प्रोसेस जो था उसको सिर्फ एक लंबा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को लंबा बना दिया, इस स्टेम को, इस नेक को लंबा करके आपने वही प्रोसेस जो है बिना एडिशनल हीट यूज किए या बिना इतने बड़े एपरेटस को यूज किए आपने वो प्रोसेस कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि डिस्टिलेशन तो हो रही है, लेकिन कुछ कुछ पार्ट्स में दोबारा डिस्टिलेशन हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। अब जब एंड में आपको वेपर्स मिले, उसको वैसे ही आप जैसे इसमें करते हो कंडेंस करोगे और कलेक्ट कर लोगे, तो इसमें आपको 100% बेंजीन मिल जाएगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इंडस्ट्री में, वो है पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स को सेपरेट करना। जब हमें क्रूड ऑयल अर्थ से मिलता है, तो क्रूड ऑयल में करीब कार्बन 1 से लेके कार्बन 50 तक इतने सारे हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है पेट्रोलियम, और इसके अलग अलग फ्रैक्शंस जो हैं, फ्रैक्शंस हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम एक एक कंपाउंड पेट्रोलियम का यूज नहीं करते, अलग अलग फ्रैक्शंस मतलब ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड्स अलग अलग नाम से जाने जाते हैं और अलग अलग काम के लिए यूज होते हैं। तो हम देखें कि जब पेट्रोलियम, ये भी आपने किसी जूनियर क्लास में पढ़ा होगा कि जब पेट्रोलियम आता है तो उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कैसे करते हैं। तो ये है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल आया, उसको हमने एक फर्नेस में एक पाइप के थ्रू निकाला, ठीक है। फर्नेस में इस हीट अप हो रहा है, वो भट्टी है जिसमें गर्म हो रहा है सारा, और इसके टेम्परेचर को हम 400 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं। और जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है वो कॉलम ना होके, क्योंकि इंडस्ट्रियली ये काम होता है, वो एक टावर होता है, एक टावर जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो, ठीक है। तो उस टावर में उसके बॉटम के क्लोज हम एक पाइप से उसको अंदर घुसा देते हैं, उस टावर में सबसे नीचे वाले फ्लोर में हम उसको घुसा देते हैं। उस नीचे वाले फ्लोर के नीचे एक ड्रेन है। अब 400 डिग्री सेल्सियस पे भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं पेट्रोलियम में जो वेपराइज नहीं होते। 400 डिग्री सेल्सियस पे भी उनका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आता, वो लिक्विड ही रहते हैं। तो वो जो लिक्विड रहते हैं वो तो बह के नीचे कलेक्ट हो जाएंगे और उसको इस पाइप से आप कलेक्ट कर लोगे। वो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं जो इतने भारी होते हैं, जो 400 डिग्री सेल्सियस पे वेपराइज भी नहीं होते? वो होते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन मैक्स जिससे हम कैंडल्स बनाते हैं, एस्फॉल्ट जिससे हम रोड को, एस्फॉल्ट या बिटुमिन जिससे हम रोड्स के सरफेस बनाते हैं ना, ब्लैक जो सरफेस होता है रोड का, वो बिटुमिन या एस्फॉल्ट से बनता है। तो ये जो हैवी कंपोनेंट्स होते हैं पेट्रोलियम के, जिनसे आप पैराफिन बैग्स जिससे आप वैसलीन बनाते हो, कैंडल्स बनाते हो, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, एंड जो बहुत हैवी मशीनरी में यूज होता है या लुब्रिकेशन के लिए यूज होता है, और बिटुमिन एंड एस्फॉल्ट रोड्स बनाने के लिए यूज होता है। उसके बाद क्या होता है कि अब आप इमेजिन करो कि ये टावर में जो ग्राउंड फ्लोर पे था, ये 400 डिग्री पे भी 400 डिग्री पे गैसेस एंटर की, तो इस फ्लोर का टेम्परेचर क्या है ग्राउंड फ्लोर पर? 400 डिग्री। अब यहां कहीं हीट नहीं है
और हर फ्लोर में नीचे फ्लोर पे जो है होल्स बने हुए हैं और उन होल्स के ऊपर छोटी छोटी पाइप्स लगी हुई हैं 2-2 फुट की। यू आर जस्ट इमेजिनिंग। और उसके ऊपर हर एक 2 फुट की पाइप जो निकल रही है उसके ऊपर एक छतरी है, मेटल की छतरी, ठीक है। उसको हम बबल कैप बोलते हैं। एक कैप है बबल कैप, ऐसे जैसे अम्ब्रेला हो। तो ये देखो आप 4 होल्स हैं इस फ्लोर में और इसके अंदर 4 होल्स के ऊपर बबल कैप्स हैं। अब ये क्यों होती हैं? जब ये वेपर्स 400 डिग्री पे जो लिक्विड था वो तो नीचे चला गया, लेकिन अब जो जितने कंपाउंड्स अभी भी वेपर्स हैं वो इन होल्स में से निकल के ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाएंगे, ठीक है। जब ये ऊपर वाले फ्लोर पे जाएंगे तो ये यहां से मुड़ के, क्योंकि गैस है तो ये इस अम्ब्रेला से मुड़ के, यहां से मुड़ के ऐसे ऊपर आके इस फ्लोर के अंदर आ जाएगी। अब ये काम करने में उस फ्लोर पे तो कोई हीटिंग मैकेनिज्म था नहीं और वो फर्नेस से जैसे जैसे गैस दूर होती जाएगी वो ठंडी होती जाएगी। तो इस फ्लोर पे टेम्परेचर जो है 370 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 370 डिग्री सेल्सियस पे कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं, उस मिक्सचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है, फ्रॉम कार्बन 1 टू कार्बन 50, और कुछ कंपाउंड्स जो हैं ये अब मेल्ट होना, ये अब कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। जब वो कंडेंस होते हैं तो उनकी बारिश शुरू हो जाती है। वो लिक्विड में टर्न करेंगे तो वो कहां जाएंगे? उनकी रेनफॉल शुरू हो जाएगी। वो लिक्विड बनते जा रहे हैं और वो बारिश की तरह गिर रहे हैं। और इसीलिए हम ये अम्ब्रेलाज लगा के रखते हैं, क्योंकि अगर हम अम्ब्रेला नहीं लगाएंगे तो वो जो लिक्विड गिरेगा वो नीचे वाले फ्लोर में जाके गिर जाएगा और हमें तो इसे सेपरेट करना है। तो हम इस फ्लोर पे इन अम्ब्रेलास के थ्रू जब बारिश होती है तो वो अम्ब्रेलास पे गिर के वापस फ्लोर पे आ जाती है, लेकिन नीचे वाले फ्लोर पे नहीं जाती, उसी फ्लोर के फर्श पे आ जाती है। और उस फ्लोर के एंड पे हमने एक पाइप लगाई हुई है, तो वो जो लिक्विड है वो सारा इकट्ठा होके अलग हो जाता है। उसको हम कलेक्ट करते हैं और उसको हम बुलाते हैं फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल हैवी मशीनरी को चलाने के लिए यूज होता है इंडस्ट्रीज में। अब 370 डिग्री से लेकर ऑलमोस्ट 300 डिग्री सेल्सियस तक जो है गैस, अभी भी अगर जो कंपाउंड्स लिक्विड नहीं बने वो अगले फ्लोर की बबल कैप्स में से इवेपोरेट होते हुए ऊपर वाले फ्लोर पे होल्स के थ्रू निकलते हुए ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। अब यहां पे जब ये ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंच गए तो यहां पे जो है फिर से वही होता है कि अब टेम्परेचर जो है इन गैसेस का उठते उठते अब 300 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। अब कुछ कंपाउंड्स 300 से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो कंपाउंड्स कंडेंस हो जाते हैं उनकी बारिश शुरू हो जाती है इस फ्लोर पे। और जब वो बारिश शुरू हो जाती है फिर से हम उसको उसके अम्ब्रेला के ऊपर वो गिरती है और फिर वो फ्लोर पे गिर जाती है। फिर यहाँ पे पाइप निकाल के हम उसको सेपरेट कर लेते हैं और इस फ्रैक्शन में हमें क्या मिलता है? एक ऐसे कंपाउंड्स का मिक्सचर मिलता है जिसको हम क्या बुलाते हैं? डीजल। और डीजल को हम किस लिए यूज करते हैं? बड़े बड़े ट्रक्स को चलाने में, ठीक है। अब जो गैसेस राइज कर रही हैं वो अभी भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो 200 डिग्री सेल्सियस पे भी कंडेंस नहीं हुए, तो वो अगले फ्लोर पे चले गए। अब अगले फ्लोर पे 200 से 150 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, 50 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। इस टाइम में इस 50 डिग्री डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर में जितने कंपाउंड्स कंडेंस होंगे और गिर जाएंगे वो फिर से इन अम्ब्रेलास पे आकर फिर से कलेक्ट कर लेंगे और उसको हम बुलाते हैं केरोसिन। केरोसिन कहाँ यूज होता है? केरोसिन एरोप्लेन के फ्यूल में यूज होता है, राइट। तो एरोप्लेन फ्यूल में केरोसिन को यूज करते हैं। नैफ्था इज ऑल्सो लाइटर फ्रैक्शन, केरोसिन का लाइटर फ्रैक्शन इसी के बीच में। और जब टेम्परेचर 150 डिग्री पहुंच जाता है तो ये जो वेपर्स हैं ये अगले फ्लोर तक पहुंच जाते हैं और जब तक ये ऊपर जाते 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 इससे निकलते हुए अगले फ्लोर पे पहुंच गए। अगले फ्लोर पे 150 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक, 20 डिग्री सेल्सियस कितना होगा? रूम टेम्परेचर। नॉर्मली रूम टेम्परेचर अराउंड 20 डिग्री होता है। तो तब तक जितने भी कंपाउंड्स थे जो लिक्विड में टर्न कर सके, तो इस फ्लोर पे भी बारिश होगी, उसको हम कलेक्ट करेंगे, तो उसको हम बुलाते हैं गैसोलिन। अब आपको मिल गई गैसोलिन मतलब पेट्रोल। पेट्रोल आप कार्स चलाने में, आपके मोटरसाइकिल्स व्हाटएवर, उसमें आप पेट्रोल, ये फ्यूल यूज करते हो, गैसोलिन या पेट्रोल। अब रूम टेम्परेचर पे भी कुछ कंपाउंड्स हैं जो लिक्विफाई नहीं होते, जैसे ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन एंड मीथेन। ये जो है ये निकल जाते हैं गैस की फॉर्म में। इसको हम
इसमें मेन कंपोनेंट जो होता है वो ब्यूटेन का होता है, और उसको हम कंडेंस कैसे करते हैं, नॉट विद टेम्परेचर कम करके नहीं, लेकिन उसको प्रेशराइज करके लिक्विफाई कर देते हैं और उसको सिलेंडर्स में भर देते हैं, और उसको भी हम यूज करते हैं फ्यूल की तरह घरों में गैस चलाने के लिए। उसको हम क्या बुलाते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। डू यू सी कि पेट्रोलियम एक प्रोडक्ट आपको मिला अर्थ से, और उससे आपने कितने सारे यूजफुल फ्यूल्स सेपरेट आउट करके उन्हें सेपरेट सेपरेट करके कितने सारे डिफरेंट यूजेस के लिए यूज किया। बजाय इसके कि क्रूड ऑयल को आप चीजों में यूज करते, आपको अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग टाइप का फ्यूल चाहिए था जो आपने सेपरेट कर लिया। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जहां पे हम अलग अलग फ्रैक्शंस हमने कंपाउंड के सेपरेट कर लिए। तो ये था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब दो और टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन होती हैं, वो है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर और स्टीम डिस्टिलेशन। वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो इसके साथ मैं आज की वीडियो रैप अप करती हूँ। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी, थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, अपने दोस्तों को रेकमेंड कीजिए, और बार बार वापस आइए मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।